एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी बड़ी मशहूर थ्योरी है, एवोल्यूशन के टॉपिक में दी गई और एक तो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स फर्स्ट की किताब में दी गई। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन। साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान के सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट, इंसान के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट के सेल में जो क्लोरोप्लास्ट बने हैं, ये एंडोसिम्बियोसिस की वजह से बने। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक सेल था, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल था, इसके अंदर एक और बैक्टीरियम ऐसा दाखिल हो गया जो कि क्लोरोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्लोरोफिलस बैक्टीरिया था जिसमें क्लोरोफिल था। तो ये जो क्लोरोफिलस बैक्टीरिया है ये तब्दील हो गया किसके अंदर? ये तब्दील हो गया क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये जो क्लोरोफिलस बैक्टीरिया था ये तब्दील हो गया किसके अंदर? ये तब्दील हो गया क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर उसके पास उसका अपना डीएनए होता है, उसके बाद उसके अपने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में आपके पास उसका अपना डीएनए होता है, उसके बाद उसके अपने राइबोसोम्स। बैक्टीरिया फिजन के जरिए डिवाइड हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में आपके पास जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो दो बार डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है उतनी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट तेजी से डिवाइड होते हैं। ये आपके पास एंडोसिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है दो लोग मिलकर रह रहे हैं। सेल के साथ क्लोरोफिलस बैक्टीरिया जब मिलकर रहने लगा तो ये जो क्लोरोफिलस बैक्टीरिया था ये तब्दील हो गया क्लोरोप्लास्ट में। इसी तरह और से सुनिएगा, इसी तरह एक और बैक्टीरिया सेल के अंदर दाखिल हुआ तो वो तब्दील हो गया किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास ये इनर जो मेम्ब्रेन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करती है। आपको शायद पता हो कि बैक्टीरिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना डीएनए मौजूद। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके अपने राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर उसके अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया फिजन के जरिए डिवाइड हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के जरिए डिवाइड हो सकता है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के मुताबिक कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया से बने। ठीक है, सो दिस इज आल्सो एविडेंस कि बैक्टीरिया को देखकर वो कहते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है वो उसने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से बना है। पहले नोट करने इसको ग्राफ कर।
अभी मैंने से विंडोज सिक्योरिटी की बात मिटा सकते हो। देखिए मेम्ब्रेन वेजिटेशन क्या कहती है, देखिए ये दुनिया में बैक्टीरिया मौजूद थे प्रोकैरियोट्स में। उनका कहना ये है कि जो अंदर की सेल मेम्ब्रेन है ना, एक वेजिटेट भी है, और उसने क्या किया है, उसने इसको न्यूक्लियस में कर दिया। ये मेम्ब्रेन वेजिटेशन की है, यानी प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स से बहुत हुई। इस तरह के सारे प्रोकैरियोट्स इन्होंने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को इवॉल्व करके बनाया है। सिमिलरली सिमिलरली आपके पास ये जो न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन वेजिटेशन के जरिए बना। और ना पहले जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो कैसे मौजूद था, पहले जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद था, लेकिन बाद में आने वालों के अंदर ये जो बना है, ये बना है आपके पास मेम्ब्रेन वेजिटेशन के। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट एविडेंस की बात करूंगा। फॉसिल्स की बात करूंगा। ठीक है, फॉसिल्स कहते हैं एंशिएंट रिमेन्स। ठीक है, एंशिएंट रिमेन्स जो है उसको कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी जो है वो पैलेंटोलॉजी कहलाती है। और पैलेंटोलॉजी इस बात का एविडेंस बनाए हाँ भाई एवोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, ठीक है, अगर मैं आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बात करूं, ये रेप्टिलियन बर्ड है। ठीक है, ये रेप्टिलियन बर्ड है, इसके मुंह में दांत मौजूद है। इसके मुंह में दांत मौजूद है, जिस तरह रेप्टाइल्स के मुंह में दांत मौजूद है, इसके क्लॉज मौजूद है। ठीक है, पैरों के आगे इसके क्लॉज मौजूद थे। रेप्टिलियन बर्ड इस आर्कियोप्टेरिक्स को किसी ने आंखों से नहीं देखा, लेकिन इसके रिमेन्स बने। इसकी जो दिल है वो है, इसके अंदर वर्टिब्री मौजूद है जैसे रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। और इसके अंदर कुछ फीचर रेप्टाइल्स वाली है, कुछ फीचर इसके अंदर एप्स वाली। अच्छा चलिए, तो कनेक्टिंग लिंक हो गया आपके पास रेप्टाइल और एप्स में। आप कर रहे हैं फिश और एम्फीबियंस में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? फिश और एम्फीबियंस में जो कनेक्टिंग लिंक है, फिशेस और एम्फीबियंस। फिश और एम्फीबियंस में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? जी, फिश और एम्फीबियंस में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कहलाता है डाइफिलिस्टियंस। डाइफिलिस्टियंस जिसका दूसरा नाम है सीलोकैटस। और उसमें कहा गया ऐसी मछलियां मिली जिनके पैर में, ऐसी मछलियां हैं आपके पास जिनके पास लंग्स मौजूद नहीं हो, वेरिकल लंग फिशेस कहलाती हैं। फ्लाइंग फिश है एक लंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश जो है एक अलग लंग फिश। एम्फीबियंस के अंदर लंग्स मौजूद हैं। इस तरह कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका स्विम ब्लैडर तब्दील हो गया जिसके अंदर लंग्स नहीं।
और वो लंग्स की प्रॉब्लम होती है। अब ये जो राइफल स्टील जैसे प्रोटीन फिशन है, इनके पैर मौजूद हैं, ये पत्थरों पे चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती हैं, आपके पास पत्थरों पे चलती हैं, ये हाइबरनेट करती हैं एम्फीबियंस की तरह। इनमें एम्फीबियंस वाली फीचर्स मौजूद हैं। मॉरिशस में ऐसी बेशुमार मछलियां पाई जाती हैं जिसके पैर में, और वो समुद्र की गहराई में अपने पैरों से पक्षियों को चलती हैं, ठीक है। और लंग फिशेस का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कि वो मछलियां ये पानी के बाहर गिर जाए तो मरती नहीं है, सांस सांस ले रही होती है, पानी आता है फिर चली जाती है, ठीक है। कुछ मछलियों की तरह तड़पती नहीं है। तो उनमें गिल्स भी मौजूद है, हमारे लंग्स भी मौजूद है, दोनों फंक्शन है, ठीक है। एम्फीबियंस की तरह जब टैडपोल की फॉर्म में होते हैं उसमें गिल्स होते हैं, फिन्स होती हैं, टेल होती है, और जब फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसके अंदर लंग्स मौजूद होती है, फिर गायब हो जाती है, तो सब बॉडी फॉर क्वालिफिकेशन से करा। ओके, अच्छा फॉसिल्स के अंदर सिर्फ एनिमल फॉसिल्स नहीं है बल्कि प्लांट फॉसिल्स भी हैं। राइनिया प्लांट है उसके फॉसिल्स में नहीं, ठीक है। फॉसिल्स की जो स्टडी है वो आपको कनेक्ट करती है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद अगला वस्टिजियल ऑर्गन्स। वस्टिजियल ऑर्गन्स की स्टडी जो है वो इस बात को एविडेंट कर रही है, वस्टिजियल ऑर्गन्स की जो स्टडी है वो इस बात को एविडेंट कर रही है कि एवोल्यूशन हुआ है। वस्टिजियल ऑर्गन्स के अगर नाम लिखे आपको कितने वस्टिजियल ऑर्गन्स को जानते हैं आपके पास करें। वस्टिजियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन के ऑर्गन्स विच सर्व नो अपैरेंट फंक्शन, organs having no apparent work, जाहिरी तौर पे कोई उनका काम नहीं है, उसको हम वस्टिजियल ऑर्गन का नाम है। अच्छा मुझे बताएं अपेंडिक्स की दोनों सीखा आपने, और बोलिए कॉक्सिक, ठीक है। कॉक्सीजियल वर्टिब्री जो है ये वस्टिजियल पार्ट का है। तीसरा नाम ईयर मसल्स। पास लोग अपने कानों को मुझसे हिला सकते हैं, इस तरह जानवर जो है मुख्तलिफ फिटनेस हासिल करने के लिए अपने काम जो करते हैं, जो बात सांस जो है उन मेन ईयर मसल्स को हिला सकते हैं। ईयर के जो मसल्स हैं यहाँ पे वो आपके पास वस्टिजियल ऑर्गन्स का। और बताएं निक्टिटेटिंग फोल्ड, हमारी जो आई है, आई की जो लोअर आईलिड होती है, लोअर आईलिड से है ये निक्टिटेटिंग फोल्ड कहलाती है। ये जो निक्टिटेटिंग फोल्ड है परिंदों में पाई जाती है, लेकिन इंसानों में इसका कोई काम नहीं। आपको ये निक्टिटेटिंग फोल्ड देखने की किसी आम किताब में नहीं चाहिए। आप ह्यूमन आई एनाटॉमी जब देखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी बुक में अगर आप आई के एनाटॉमी देखेंगे तो वहां पे आपको एक निक्टिटेटिंग फोल्ड मिलेगा जिसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं, वहां पर आपको ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मिलेगा। ओके,
अच्छा, इसके अलावा ये जो इंसानों की बात हुई, हिप बोन जो स्नेक्स के अंदर मौजूद है, हिप बोन इन स्नेक्स, ये उसका वस्टिजियर ऑर्गन है। ठीक है, हिप बोन इन स्नेक्स। चलिए, वस्टिजियर ऑर्गन्स की मौजूदगी जो है, इस बात का एविडेंस नहीं है जहां हमें रोशन हुआ। अगली एविडेंस आपके पास बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मुझे बताएं बायोकेमिस्ट्री कैसे एविडेंस बनी। मैं आपको लिखने का नहीं मौका दूंगा, लेकिन आप, हाँ, बायोकेमिस्ट्री कैसे एविडेंस बनी है, प्रोटीन्स। यानी कि आप एग्जांपल देना चाहते हैं इंसुलिन की। देखिए, ह्यूमन इंसुलिन और पिग इंसुलिन में काफी तक रिजेम्बलेंस है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस का। तो पहले ऐसा था कि जब शुरू शुरू में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो इंसानों को पिग इंसुलिन इंजेक्ट करते थे ताकि शुगर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इंसुलिन रिजेम्बलेंस है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस रिजेम्बल कर रही है। और बताएं इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। देखिए, चिंपैंजी और इंसान का डीएनए जो है 98% सेम। ठीक है, 98% इंसान का चिंपैंजी का डीएनए सेम। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, आरएच एंटीजन्स की, आपके ब्लड ग्रुप्स के अंदर आरएच एंटीजन्स मौजूद हैं। ये जो आरएच एंटीजन्स मौजूद हैं, ये मंकीज के अंदर, रेसिस मंकीज में पाए गए, इंसानों में ढूंढे गए इंसानों के रेड ब्लड सेल में। ठीक है, आरएच एंटीजन्स की प्रेजेंस एक बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से कोई रिजल्टेंस है। तो ये इस बात का एविडेंस है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, ग्रोथ हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारी बॉडी के हार्मोन हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से बहुत सारी चीजें आपको रिजेंबल करती हुई मिलेंगी। चलिए, और कोई एविडेंस, और क्या, होमोलोगस मॉर्फोलॉजी। होमोलोगस मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस मॉर्फोलॉजी में देखिए, अगर कैट की बात करूं तो ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस। अगर बैट के बारे में बात करूं, ह्यूमरस, ये अल्ना मौजूद है, और ये रेडियस मौजूद। इसके अलावा अगर मैं वेल की बात करूं, वेल मछली के बारे में बात करूं, तो उसका जो फ्लैप होता है कि ह्यूमरस है, इसमें आपके पास ये अल्ना मौजूद है, और ये रेडियस मौजूद। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना मौजूद है। और इंसानों के बारे में बात करूं,
ये तो बड़ी है कॉपी आपको। ह्यूमंस के बारे में बात करूं तो आपको ये ह्यूमरस लिवर मिलेगी और इसमें आपको ये अल्ना मिलेगी और ये आपको मेडिटेशन। ठीक है। कैट जो है इसी स्ट्रक्चर को वॉकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, ये फ्लाइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है, ये स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करती है और ह्यूमन जो है इसको ठीक है हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम। सो कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। Similar structures but different functions। ठीक है सेम स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन अलग अलग। ठीक है आपने होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अच्छा आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ एनालोगस के बारे में। मुझे एनालोगस स्ट्रक्चर बनाएंगे बगैर भी इजाजत के लिए मुझसे पूछिए। आप बताएंगे एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होंगे इसमें पढ़ा है अभी इस साल में ना। ओके हाँ एनालॉगस स्ट्रक्चर बताओ पहले आप। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हम्म आप बता रही क्या बता रही ठीक है एग्जाम्पल बताओ। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल विंग्स इंसेक्ट्स के जो होते हैं और जो विंग्स आपके पास बर्ड्स में मौजूद होते हैं। जो बर्ड्स के विंग्स हैं उसमें और इंसेक्ट्स के विंग में आसमान में नहीं होता लेकिन फंक्शन दोनों को सेम है। दोनों फ्लाइंग की मदद से उड़ने लगते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। होमोलॉजी जो है वो क्या शो करती है? होमोलॉजी जो है वो शो करती है आपके पास कि देयर माइट बी द कॉमन इंस्टेंस। ठीक है ओके नेक्स्ट एविडेंस बताएं। डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में हमने डालने में बात करती है पहले इसको नोट कर लीजिए। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जन एवोल्यूशन को शो करती हैं और जो आपके होमोलॉगस स्ट्रक्चर है वो डाइवर्जन एवोल्यूशन।
ये होमोलोगस सूचक की डेवलपमेंट को दिखा होमोलोगस मॉर्फोलॉजी में आपको होमोलोगस सूचक की चाहिए तो similar structure but different functions. चलिए जोड़ बिठा सकता हूँ तो मैथ्रिकेशन की बात देखिए मैंने आपसे पहले की है ठीक है डोमेस्टिकेशन की बात मैंने आपसे की है डोंकी और घोड़ा उसका जो क्रॉस है उसका क्रॉस आता है न्यू ठीक है डोंकी और घोड़े को जो क्रॉस किया गया ठीक है उसमें आपके पास म्यूल आया अब म्यूल जो है वो यूजुअली इनफर्टाइल होता है इस लिहाज से हम डोंकी और हॉर्स जो है उसको सेपरेट स्पीशीज कंसीडर करते हैं ठीक है दे आर कंसीडर्ड एज सेपरेट स्पीशीज और म्यूल जो है वो आपके पास नहीं पड़ रहा है ये जो घरों में जानवरों को रखना परिंदों को रखना और उनको उनकी क्रॉसिंग करना ये डोमेस्टिकेशन कहलाता है कीपिंग पेट्स एट होम एंड अलाउ देम टू क्रॉस ब्रीड ठीक है कीपिंग पेट्स एट होम एंड अलाउइंग देम टू क्रॉस ब्रीड ठीक है उनको क्रॉस ब्रीड करना ये डोमेस्टिकेशन कहलाता है डार्विन कहते हैं कि डोमेस्टिकेशन अहम तरीन वजह है कि नई स्पीशीज जनरेट होती हैं कि उनको क्रॉसिंग करवाई गई ठीक है नई स्पीशीज जनरेट चलिए मजीद आइए अच्छा देखिए और से क्या देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या और दूसरी टेक्नोलॉजी है जेनेटिक्स है देखिए इसकी वजह से भी साइंटिस्ट कहते हैं एवोल्यूशन का बायस बना एवोल्यूशन हो रही है ठीक है क्योंकि इसमें क्या आर्टिफिशियल इंटरवेंशन हो रही है कि आपकी मर्जी के जीन्स है वो उसको ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ट्रांसजेनेसिस कर रहे हैं ठीक है जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं इससे नई वैरायटी जनरेट हो एनिमल ट्रांसजेनेसिस हो रही है प्लांट ट्रांसजेनेसिस हो रही है अब अपनी मर्जी के जीन एनिमल्स में डाल रहे हैं अपनी मर्जी के प्लांट्स में डाल रहे हैं इससे क्या हो रहा है इससे एवोल्यूशन ठीक है ये भी आपके पास द मोस्ट रीसेंट वन जो है वो आपका वजह एवोल्यूशन का वो ये है ठीक है ओके और भी एविडेंस के अलावा चलिए तो these are different evidences of evolution मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी थी जीन फ्रीक्वेंसी बता दी जीन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन फॉर जीन फ्रीक्वेंसी और जीन पूल किसे कहते हैं व्हाट इज जीन पूल टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन कॉल्ड जीन पूल अगर आपसे कहूं कराची के जीन पूल के अंदर थैलेसीमिया के जीन्स मौजूद हैं साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर सिकल सेल एनीमिया के जीन्स मौजूद हैं जीन पूल से हमें ये पता चलता है कि कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हमें कितने एक्सपेक्टेड नजर आ सकते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन वाशिंगटन की पॉपुलेशन में आपको मिलेंगे तो मुख्तलिफ बीमारियों के जीन मुख्तलिफ जीन पूल का हिस्सा होते हैं
उससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास ये बीमारी इस जीन पूल के अंदर हमें एक्सपेक्टेडली मोस्ट प्रोबेबली नजर आ सकती है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मैंने डिफाइन कर दिया था, कैसे डेफिनेशन बताइए क्विक करिए। हाँ बता दो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ईयर आफ्टर ईयर कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहलाता है, अगर ये तब्दील हो जाए उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में नाम देते हैं। सही है। चलिए, तो ये कॉमन इक्वेशंस मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा आपके पास हार्डी-वेबर के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दी थी, दो न्यूमेरिकल करवाए थे हार्डी-वेबर के। और इस चैप्टर में कुछ है जो पूछने आप। अच्छा, एक तो बात मैं आपको और बता दूं, इंटरेस्ट के लिए एटाविज्म, यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, एक एटाविज्म में बता देता हूँ और टीम बता देता हूँ, टीम क्या हो। एटाविज्म कहलाता है सडन रिटर्निंग ऑफ पास्ट एंसेस्ट्रल कंडीशन। ठीक है, सडन रिटर्निंग ऑफ पास्ट एंसेस्ट्रल कंडीशन जो है, ठीक है, आपके पास एटाविज्म। दुनिया में कुछ जगहों पे ऐसे लोग अचानक नजर आए जिनके पूरे जिस्म पे बाल बच गए। रशियन डॉग कराता है कि जिसके पूरे जिस्म के ऊपर क्या मौजूद है, पूरे जिस्म के ऊपर बाल मौजूद है। उसको नाम देते हैं रशियन डॉग मैन। ठीक है, साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन के बिलीवर्स उन्होंने कहा, देखिए हमने नहीं कहा था कि इंसान जो चिंपैंजी से बॉर्न हुआ है या गोरिल्ला से बॉर्न हुआ है। ये देखें अचानक से एक एंसेस्ट्रल कंडीशन रिटर्न हो गई, और जिसको इंसान को रशियन डॉग को एटाविज्म हुआ है, वो एक आम इंसान की तरह से उसमें फर्क है कि पूरे जिस्म में बाल मौजूद। अच्छा, अब एवोल्यूशन के डिसबिलीवर्स जो मुस्लिम्स का बिलीव ये है स्पेशल क्रिएशन में अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया है, वो वैसे ही मुस्लिम्स का बिलीव स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, तो जो एवोल्यूशन के डिसबिलीवर्स उन्होंने कहा देखिए ये एक मेडिकल कंडीशन है। अगर ब्लड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जिसमें बढ़ जाए तो उसकी वजह से मेडिकल बीमारी हो जाती है, इसका नाम है हिर्सुटिज्म, जिसमें क्या होता है पूरे जिस्म पे भारी भार होता है। उन्होंने कहा कि भाई ये एल्ट्रिज्म नहीं है, रादर ये आपके पास हिर्सुटिज्म की बीमारी है, जिसमें क्या वो पूरे जिस्म पे जो है वो भारी भार। इसी तरह बच्चा पैदा हुआ जिसकी टेल मौजूद थी, छोटी सी टेल मौजूद थी, तो उन्होंने कहा देखिए हमने नहीं कहा कि ये एटमिज्म है, अचानक से हमारे एंसेस्टर्स में टेल मौजूद थी। जवाब मिला कि नहीं, इस बच्चे की जो कॉक्सिडियल वर्टिब्री थी उसको छोड़ गई थी, तो वो ओवरग्रो करना शुरू हो गई। जब उसने ओवरग्रोथ शुरू कर दी, ऑक्सीजन वर्टिब्री की ओवरग्रोथ की वजह से वो आपको टेल लाइक नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एटमिज्म नहीं। चलिए, मेरा सारी बातें आपके पास एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में शामिल हैं। और इसके साथ साथ एक बात और भी ऐड करूंगा, ये देखें, ये फिश का हार्ट है, ये फिशेस का हार्ट है, ये एम्फीबियंस का हार्ट है, ये एव्स, ये आपके पास ये रेप्टाइल्स का हार्ट है, ये एव्स और मैमल्स का हार्ट है। ये फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। एव्स और मैमल्स का हार्ट जो है वो फोर शेडर है। ठीक है,
एक ग्रेजुअल चेंज देखिए आपको नजर आ रहा है, एक ग्रेजुअल चेंज नजर आ रहा है। ये वाला एविडेंस एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि अगर पिछले एग्जाम में चलता है ये जो नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एविडेंस भी आपके पास एग्जाम में नहीं कर दिया, ठीक है। Right. So this is all about the evidences of evolution. और मुस्लिम्स का बिलीफ कि अल्लाह ने जिसको कैसे बनाया है, अल्लाह ने कौन कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुल लहु फयकुन, कि अल्लाह जिस अमर का इरादा करता है उसे इतना कर देता है कुन हो जा, और वो हो जाता है। और मुस्लिम्स का बिलीफ जो है वो स्पेशल क्रिएशन में अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया है वो वैसे करेंगे। मुस्लिम भी अपने एवोल्यूशन में कोई बात पूछनी है, स्पीसिएशन जो है वो टॉपिक आपके उसमें है नहीं, लेकिन चार तरह की स्पीसिएशन आपने नॉर्मल सेकंड ईयर में पढ़ी होगी, एलोपैक्टिक, सिंपैक्टिक, पैरापैक्टिक और पेरिपैक्टिक, ठीक है। उसमें स्पीशीज बनने के तरीके बताए, ठीक है, उसमें स्पीशीज बनने के तरीके बताए, कैसे स्पीशीज जो बनी, नई स्पीशीज कैसे जनरेट होती। कोई समुंदर है, उसके अंदर चट्टान थी, पानी नीचे हुआ, चट्टान के एक तरफ मछलियां एक टाइप की रह गई, एक टाइप दूसरी तरफ रह गई, वो आपस में ब्रीड करने लगी। एक अर्से के बाद दोनों आपस में ब्रीड करना जो है वो ब्रीड नहीं कर सकती थी, उनमें फर्क आ गया। जो ब्रीड आपस में ना कर सके उसको हम कहते हैं कि अलग अलग स्पीशीज, ठीक है। और फर्टाइल ऑस्प्रिंग्स ना नहीं तो हम कहते हैं कि अलग अलग स्पीशीज। लंदन मॉस्किटो का किस्सा ये है कि सामान के साथ लंदन मॉस्किटो इंडिया से लंदन चले गए। अब जब वो लंदन मॉस्किटो वहां पे गए तो वहां पे दिन और रात के टाइमिंग्स अलग अलग थे। यहाँ वाले जो फ्लेक्स मॉस्किटो थे वो आपके पास दिन के टाइम में ब्रीडिंग करते थे, वो वहां पे रात के टाइम में ब्रीड करते थे। एक टाइम पीरियड के बाद जब उन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराना तो फर्टाइल ऑस्प्रिंग नहीं बने, तो वो क्या हुआ, अलग अलग स्पीशीज के में। तो इस तरह आपके पास सिमिलरली एक बहुत बड़ा एरिया मौजूद है, ठीक है। किसी इंडस्ट्री के पास ऐसे पौधे, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो गए कि जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से मुतासर हुई और उनकी डे नाइट साइकिल्स अलग अलग हो। तो वो बाकी प्लांट्स के साथ ब्रीड नहीं करते जो अलग अलग स्पीशीज के हैं। स्पीसिएशन जो है वो कोई ना कोई उसका रीजन आपको मिल सकता है कि वो स्पीशीज जो जनरेट हुई है वो दरअसल आपके पास क्यों जनरेट। किसी जगह लोग आबाद थे, अचानक से दरिया निकला जिसमें पानी बह के जाने लगा, तो दरिया के एक तरफ बोलते और दूसरी तरफ बोलते। अब वो इधर वाले अपने लोगों से ब्रीडिंग करते थे एनिमल्स, जो वाले अपने लोगों से ब्रीडिंग करते थे, अलग अलग स्पीशीज का है। तो एक लॉन्ग टाइम में क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। स्पीसिएशन जो नई स्पीशीज जनरेट हुई है वो इन चार मुख्तलिफ पैटर्न्स की वजह से, ठीक है। ओके, जीन फ्रीक्वेंसी का लफ्ज याद रखें, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है वो हैवी माइग्रेशन वगैरह की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह की वजह से जो है उसको चलता है, ठीक है। You want to ask anything in this, you can. I don't know.
एवोल्यूशन में बात होगी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी एक लंबा चैप्टर है। मैं इसके सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए की टाइप्स में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है और एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलता है। ये डीएनए की जो टाइप्स हैं उसमें आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है, एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलता है। ठीक है, तो वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आप लोग जरूर बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है, हाउ सी डीएनए इज फॉर्म्ड। थोड़ा सोचें। ठीक है, तो मुझे बताएं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है। सभी लड़के इसमें तो थोड़ा सोचें। सही होगा कि आपकी जो क्लास के बाद की एफर्ट्स होंगी उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप थोड़ा सोचेंगे। आप बताएंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बगैर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन सकता। अच्छा चलें, छोड़ें। पहले मुझे एक बात बताएं, एक्सन्स और इंट्रन्स क्या होता है, डिफाइन करें। व्हाट आर एक्सन्स, व्हाट आर इंट्रन्स। ई एक्स ओ एन एस एक्सन्स की बात कर रहा हूं और आई एन टी आर एन एस इंट्रन्स की बात कर रहा हूं, क्या होते हैं। और ए एक्स वाले की बात नहीं कर रहा हूं, तो ऑलरेडी आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ा चुका हूं मैं। एक्सन और इंट्रन्स क्या होता है। थोड़ा सा आइडिया एक्सन्स का नहीं, आप बताएंगे एक्सन्स क्या होता है। ठीक है, मेरी बात बहुत सुनिए। अगर आप इसका बैकग्राउंड सुन के याद रखिए तो आपको बस समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ, वरना बस समझ में नहीं आएगी। देखिए इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने किया ये, उन्होंने कहा भाई बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, काम करते हैं। हम बैक्टीरिया के अंदर इंसान की बॉडी से इंसुलिन का जीन निकाल कर डाल देते हैं। तो अब होगा क्या कि बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बनाकर दे देगा। ठीक है, बैक्टीरिया हमें इंसुलिन बनाकर दे देगा। उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो साइंटिस्ट ने किया क्या, इंसान के जिस्म से इंसुलिन का जीन निकाला। ठीक है, इंसुलिन का जीन निकाला और उसको किसमें ग्राफ्ट कर दिया, उसको उन्होंने बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर ग्राफ्ट किया। कि बैक्टीरिया जो है वो आपको इंसुलिन बनाकर देगी, लेकिन बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाकर नहीं दी। ठीक है, बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाकर नहीं दी। साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए। वो समझ रहे थे कि बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बनाकर दे देगा, लेकिन नहीं दी। आखिर रीजन उनको क्या मिला, उनको मिला ये रीजन कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद होते हैं, और जो इंसान का इंसुलिन का जीन उन्होंने डाला है उसमें एक्सन्स भी होती है और इंट्रन्स भी मौजूद। ठीक है, इंसान का जो इंसुलिन का जीन है
उसके अंदर एक्सन्स भी मौजूद हैं और उसके अंदर एंट्रेंस भी मौजूद। ठीक है, दोनों तरह की चीज मौजूद है। तो उनको वजह समझ में आ गई कि बैक्टीरिया जो है वो इंसान के जो इंट्रंस हैं उसकी मौजूदगी की वजह से वो इंसान का इंसुलिन ले रहा है। और उन्होंने क्या रिसर्च शुरू कर दी, उन्होंने कहा भाई हमें तो इंसुलिन चाहिए, हमें एक काम करना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान का एक्सन वाला जीन इंसुलिन का हासिल करें। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। अब जरा और करिएगा, आपके सामने मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप पहचानिएगा ये क्या है। ठीक है, आप पहचानिएगा कि दरअसल ये क्या है। बोले पहचानते हैं क्या है ये? क्या है? इंसान के पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने के लिए जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जो बनता है उसके अंदर एक्सन्स भी होते हैं, इंट्रन्स भी होते हैं। उसमें ये 7 मिथाइल गुआनिसीन पार्ट 5th एंड पे होता है, पॉली 8 टेल पार्ट उसके टेल एंड पे होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये इंसान की बॉडी में मौजूद है और इंसान की बॉडी में क्या होता है कि इंसान की बॉडी में यहाँ पर कुछ आकर लगता है, एंट्रेंस वाली जगह पे कुछ आके लगता है। कौन क्या चीज आके लगती है, नाम बताओ। एंट्रेंस वाली जगह पे चीज आके लगती है, उसको कुछ कहते हैं, उसको कहते हैं SNRN, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन उसको कहते हैं SNRN। ये एंट्रेंस वाले पार्ट से आके जुड़ते, और जब एंट्रेंस वाले पार्ट से आकर जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, इसकी स्प्लिसिंग हो जाती है। एंट्रेंस जो है ये अब निकलने वाले हैं। ठीक है, ये इसके अंदर से निकलने वाले हैं। ये देखिए ये एक्सन्स ये है, ये जो डार्क रेड से दिखा रहा हूं ये एक्सन्स है। ये SNRNP ने इसको क्या किया, इस तरह से स्प्लिस आउट कर दिया। और अगले स्टेप में क्या होगा कि ये सारे एक्सन्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये सारे के सारे एक्सन्स आपस में जुड़ जाएंगे और ये बनकर क्या तैयार हो गया, ये बनकर मेच्योर एमआरएनए तैयार हो। ये प्रोसेस नेचुरली मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में होता है डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस पे होता है, मेच्योर एमआरएनए तैयार हो। सारे एंट्रेंस निकल गए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो एक्सोनल डीएनए चाहिए इंसुलिन, उन्होंने ये जो आपके पास एक्सन वाला नेचुरल एमआरएनए ये इंसान की बॉडी से हासिल किया। और अब ये क्या कर रहे हैं, ये इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे डीएनए बनाया। जो डीएनए बनाया वो कहलाया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें मालूम है। मुझे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाना है। क्या चाहिए, क्या डीऑक्सीराइबोस, ये क्या होगा,
डीऑक्सीराइबोज क्या होता है? यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। यहाँ पे एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने एचआईवी वायरस से हासिल किया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इन्होंने क्या बना दिया? एक्सन्स वाला डीएनए बना दिया। जब एक्सन्स वाला डीएनए बना लिया तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसको उन्होंने नाम दिया सी डीएनए। ठीक है, इसको उन्होंने नाम दिया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलिए, अब पहला मसला तो हल हो गया कि भाई वही बैक्टीरिया जो एक्सन्स वाला डीएनए चाह रहा था, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें से इसको निकाल के, इन्होंने इसमें से इसको निकाल के अब क्या किया? सिर्फ एक्सन्स वाला डीएनए जो है, यानी कि सी डीएनए डाल दिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने ग्राफ्टिंग कर दी कि भाई अब बैक्टीरिया इनको इंसुलिन बनाकर देगा। अब बताएंगे बना लेगी? अभी भी नहीं बना सकती। इन्होंने उसकी ख्वाहिश भी नहीं कर दी कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स मौजूद हैं। इंसान के डीएनए के अंदर इंट्रन और एक्सन्स दोनों मौजूद होते हैं, तो उससे जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें भी एक्सन्स और इंट्रन दोनों होते हैं। तो जब एक्सन्स वाला डीएनए बनाकर इसमें डाला, बैक्टीरिया ने फिर इंसुलिन बनाने से इनकार कर। ठीक है, ओके, अब क्या मसला है? अच्छा, यहाँ पे मैं दो तीन डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ साथ साथ। एक्सम को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सम्स को डिफाइन करते हैं, these are the coded regions that finally remain as mature mRNA। ठीक है, एंट्रेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो आपको ये गोल गोल एरियाज नजर आ रहे हैं ना, ये तरीका कराता है स्प्लिसिंग। ये टॉपिक आपका क्रोमोसोम और डीएनए का टॉपिक है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड में शामिल नहीं है, इसलिए आपको शायद जवाब याद नहीं रहा। एंट्रेंस को डिफाइन करते हैं, these are the non-coded regions that are split out during formation of mature mRNA। ठीक है, जो मेच्योर mRNA बनने के दौरान स्प्लिट आउट हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एंट्रेंस। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की डेफिनेशन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जब आपका बायोटेक्नोलॉजी लेके आपके एप्टीट्यूड में आ रहे हैं, हर डेफिनेशन आपको फिगर के करनी चाहिए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक के जरिए जो डीएनए बनाया जाता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का नाम है। फिर इसको नोट करें। पहले तुमने क्या की तस्वीरें दी ना, कि मैं सुनना चाहूँ तो सुना दूं कि मेरे पास कितनी तस्वीरें दी हैं। पिछले एक हफ्ते में इतनी तस्वीरें तुमने लेक्चर के लिए हैं, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, सुना दूं, जितने घर जा रहे उसको कॉपी किए, अभी बैठ के कॉपी करो जरा इसको।
यस सर द रीजन उससे आगे क्या दोबारा क्यों ना ये बना के दे रहा क्या वजह क्या इंसुलिन बना के तो नहीं दे रहा इंसुलिन बना कर तू नहीं दे तू ना कर चलो मैं आपको हिंट देता हूँ शायद आपके पास में इतना एक चीज बनाता हूँ शायद आप समझ ठीक है हिंट देकर आपको आपसे जो है वो उगलवाने की कोशिश कर तो क्या बनाया मैंने क्या बनाया पढ़ा नहीं है इसको मतलब बनाया प्रैक्टिकल क्लास में है क्या करा ये क्या करा इनको एक मखसूस नाम देते हैं एंट्री टेस्ट से पहले पूछा जा चुका है जब ये टॉपिक शामिल था 5 साल पहले निकाल दिया था उसको शायद इसलिए निकाल दिया था कि लोगों ने कहा बायोटेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है शायद इसलिए निकाल दिया हो लेकिन आप फिर शामिल है क्या चीज है गुड स्टिकी एंड्स किसकी मदद से बनते हैं स्टिकी एंड्स एक एंजाइम की मदद से बनते हैं एंजाइम क्या कहलाता है वो कहलाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वो क्या कहलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को तो प्लाज्मिड में लगा दिया तो बैक्टीरिया ने फिर भी आपके पास इंसुलिन बनाकर नहीं दिया तो उन्होंने वजह ढूंढी कि ऐसा क्यों हुआ तो पता ही चला कि बैक्टीरिया को जब अपना डीएनए तोड़ना होता है तो वो अपनी बॉडी में अपने सेल के अंदर खास एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाकर वो कराती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डी अपने जो उसके प्लाज्मिड है उस पर खास अंदाज में ब्रेक करता है जिससे स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन होती है ठीक है ये जो स्टिकी एंड्स नजर आ रहे हैं कि खास बात ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे थायमीन मौजूद है guanine साइटोसिन थायमीन guanine साइटोसिन थायमीन guanine साइटोसिन ठीक है थायमीन guanine साइटोसिन यानी कि मखसूस नाइट्रोजनस बेसिस पे ये क्या हो रही है एंड हो रही है ठीक है ये मखसूस नाइट्रोजनस बेसिस हैं उस पे ये अपनी एंडिंग शो कर रहे हैं ठीक है और ये स्टिकी एंड बनते किसकी मदद से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से बनते हैं और आपसे ये बात बताइए कैसे पूछी जा सकती है ये सिजर्स बनाने की पूछी जा सकती है ये जो आपको कैंचियां नजर आ रही हैं ये सीजर जो है ये दरअसल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डीएनए को एक खास अंदाज में ब्रेक कर ठीक है जो डीएनए को एक खास अंदाज में तोड़ती है खास अंदाज में ब्रेक कर ठीक है चलिए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से अपनी बार बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी ब्रेक कर दिया और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया था ये देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है
अगर आपको इसके साथ ग्राफ करना है तो आप डीएनए कॉम्प्लेक्स अप्लाई करेंगे, इसको भी डबल स्टैंडर्ड बना देंगे। आप इसके अंदर भी स्टिकी एंड जनरेट कर देंगे, ठीक है, स्टिकी एंड जनरेट कर देंगे कि यहाँ पे आपके पास थाइमिन है, यहाँ पे बॉलिन है, यहाँ साइटोसिन है। और फिर दोनों को सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो होगा क्या कि आपके पास आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको हासिल है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की डेफिनेशन क्या है? Recombinant DNA की definition है the altered DNA that results from the insertion of DNA not previously present in the existing molecule of DNA called recombinant DNA। तो आपको क्या मिलेंगे? आपको एक अदर recombinant DNA मिलेगा, ठीक है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ altered DNA results from insertion of DNA not previously present in existing molecule of not previously present in existing molecule of DNA. This is known as what? This is known as recombinant DNA. ठीक है, ओके, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको मिल गया। अब क्या करेंगे? अच्छा, ये जो डीएनए को जोड़ना है ना, यहाँ पर एक एंजाइम डालते हैं, इसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इनको जोड़ देगा, बैक्टीरियल डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को आपस में जोड़ देगा। जो डीएनए आपको हासिल हो गया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हासिल हो गया। अब क्या करें? अब इसके अंदर बैक्टीरियम डाल देंगे। बैक्टीरियम डालने के बाद ये इसके अंदर कैसे जाएगा? क्या करेंगे? कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड बैक्टीरियल सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अब ये आपके पास बैक्टीरिया क्या कर रहा है? आपको इंसुलिन बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बनाकर दे रहे हैं। आपने बैक्टीरिया की बहुत सारी क्लोनिंग के जरिए कॉपीज बना ली, तो अब ये बैक्टीरिया आपको इंसुलिन बनाकर दे रहा है, ठीक है। आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत अहम चीज है जो आपके एप्टीट्यूड में पूछी जा सकती है, वो क्या चीज है? इसका मिटा दूंगा। ओके, इसके बाद आइए, यहाँ पे बहुत अहम चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है। ये आइडेंटिफाई करना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा कि नहीं लगा, ये कैसे हो? ये तो मैंने आपको कलर्ड मार्कर बना के दिखा दिया कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से। लेकिन जिस वक्त लैब के अंदर ये काम हो रहा होता है तो उस वक्त कैसे पता चलेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा कि नहीं लगा? वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? इसके एक तरीका तो होता है ना। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया है क्या? इसको जरा नोट करें, सोचिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाई कि नहीं लगाई। यहाँ पे इस चीज से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे।
कि मैटर की बात करें तो और मैटर की बात आप बताएं क्या मसला होगा, कैसे पता चलेगा बिना फिल्टर लगा है। सही बात होता है, बैक्टीरिया के पास दो डीएनए होते हैं, क्रोमैटिन बॉडी होता है, एक साल्वेंट होता है। ठीक है, दो डीएनए होते हैं। आप मुझे ये बताएंगे बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से क्या काम है। बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से कुछ तो करता होगा, इसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से क्या करता है, क्या करता है, क्लोनिंग है। क्लोनिंग तो बेटा सिंपल कॉपीज के बनने को कहते हैं ना, मतलब क्लोनिंग की है कि आपके पास क्लोनिंग आप अगर प्रमोट करेंगे बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज बन जाए तो क्लोनिंग ये करा। बैक्टीरिया खुद से अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिजन कराएगा। बैक्टीरिया प्लाज्मिड से खुद क्या करना ही होता है, मतलब सारी चीजें छोड़ के हम फर्स्ट ईयर में देखें प्रोकैरियोट की आपको हमें रेस्टिंग टाइम्स आपके कोर्स में नहीं है ना प्रोकैरियोट। मुझे तो ऐसा लगता है वो लोग शायद टॉस करते हैं कि हाँ ये टॉपिक रखना है, ये टॉपिक इतना आता है। मेडिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट की और क्या होगा, बैक्टीरिया भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है माइनस करके बैठ, और सुबह भी उसमें से पूछना नहीं। बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से क्या करता है, वो क्या करता है। दो से बड़ा अहम सवाल है। आप जो मैंने अभी देखे एक दो तीन चार बातें बतानी है, वो चारों बातें जो है वो इस पे बेस्ड है। बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड से क्या करता है। समझा नहीं बात क्या कह रही है। बैक्टीरिया खुद अपने पास प्लाज्मिड से कुछ करता है ना, उसको फायदा है, क्या करेगा वो डीएनए क्या करेगा। चलिए मैं आपको इसकी हिंट देता हूँ, ऑगमेंटिन। कभी ऑगमेंटिन खाइए, ऑगमेंटिन क्यों खाइए, बाजार में अमोक्सिसिलिन के कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी नहीं खा लेते, ऑगमेंटिन यूज खाते हैं। दोनों एंटीबायोटिक है ना, ऑगमेंटिन क्यों खाते हैं। हम्म, चलिए तो अमोक्सिसिलिन से अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक क्यों खाए, ऑगमेंटिन को सारा वो ग्राम को क्या बोलेंगे, ऑगमेंटिन में भी अमोक्सिसिलिन है और अमोक्सिलिन कैप्सूल में ज्यादा सोडियम अमोक्सिसिलिन है, दोनों ही अगर दोनों ही सेम गैप स्पीशीज कवर दे रहे हैं और दोनों ही सेम स्पीशीज कवर नहीं, ऑगमेंटिन में क्लेविलानिक एसिड होता है और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड प्लाज्मिड के अगेंस्ट काम करता है। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, दिस गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड ऐसे एंजाइम बनाता है कि जो एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देता है। ये रहे आपकी जो अमोक्सिल होती है, पेनिसिलिन होती है ना, ये रहे आपकी जो पेनिसिलिन होती है वो ऐसी होती है पेनिसिलिन, मॉलिक्यूलर वाइज ऐसी होती है। आपको पता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या करता है, ऐसे एंजाइम बनाता है कि इसके रिंग्स को ब्रेक करता है। अगर किसी एंटीबायोटिक के आप रिंग्स को ब्रेक कर देंगे, एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। अब वो एंजाइम्स कौन बनाएगा, प्लाज्मिड बनाएगा। ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड ऐसे एंजाइम बनाता है कि जो कि एंटीबायोटिक का असर खत्म करे। ठीक है,
तो मैं जो आपसे प्लाज्मिड की थ्योरी से बात कर रहा हूँ, तो प्लाज्मिड जिस दिन बैक्टीरिया में मौजूद होता है तो वो ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक का असर गायब करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं ये प्लाज्मिड है, इसमें ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल AMPR जीन्स, एम्पीसिलिनेज बनाने वाला जीन। क्योंकि मैं अगली बार जो कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगी जब तक के और आपकी किताब का हिस्सा है। ये इसके अंदर प्लाज्मिड में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल AMPR जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये पोर्शन प्लाज्मिड का क्या करता है, एम्पीसिलिनेज बनाता है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम एंटीबायोटिक में जाके काम करेगा और क्या करेगा, उसका लिंक ब्रेक कर देगा। जब लिंक ब्रेक हो जाएगा एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होगा, 20-20 दिन तक एंटीबायोटिक खाते रहो, असर नहीं। ठीक है, ये प्लाज्मिड का काम है। कभी तो ऐसा होता है बाजू पर एंटीबायोटिक का असर नहीं करती, ये कहते हैं कि एक दो डोज खा के छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। तो दरअसल प्लाज्मिड के पास एबिलिटी होती है कि उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक के खिलाफ एंजाइम बनाने की सलाहियत रखती हैं। और सिर्फ एक दो जीन्स नहीं होते, कई एक जीन्स मौजूद होते हैं। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसके खिलाफ होता है, सेफालोस्पोडिन उसके खिलाफ होता है। ये इसके पास प्लाज्मिड के अंदर जीन्स मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मदद से चेक करना है कि वेदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगा कि नहीं लगा। फिलहाल तो आप इस प्लाज्मिड का काम ध्यान में रखें, दिस प्रोड्यूसेस एंजाइम्स that help to provide resistance against antibiotics। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस जनरेट करती है। ठीक है, ये प्लाज्मिड का नाम। चलो, जो आगे बात करनी है वो काफी बड़ी है, यहाँ पे स्टॉप कर दो। एवोल्यूशन पढ़ लीजिए। आपको पता है कि आपकी जो मंडे वाली क्लास होगी, टाइमिंग आपको पता है कितने बजे होती है, 6 से 8। ठीक है, तो पढ़ के आइए, नहीं बायोटेक्नोलॉजी से आगे इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे। आपका जो सिलेबस ब्रेकअप है, जो आपको नया जो मिला है PMC की तरफ से, उसको देख लीजिए। तो उसमें मेरे नॉलेज के मुताबिक उसमें सिर्फ जो रह गया उसके बाद फिर क्वेश्चन रह गया बायोटेक्नोलॉजी के बाद। ठीक है, आप उसमें देख लीजिए कोई भी ऐसी चीज है तो। लेकिन पहला अभी पीछे के जो टॉपिक्स हैं उससे कुछ टेस्ट और उसके डिस्कशन हमने करने हैं, तो वो हम करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे और टॉपिक्स हमने डिस्कस। ठीक है, तो आप उस सिलेबस ब्रेकअप को देखिए। नहीं, वजह ये है उन्होंने उसमें नहीं है, एक और दो आपको कभी भी अपना बना तजर्बा नहीं चाहिए। जब आप उसका सिलेबस देख रहे हैं कि सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, और उसके आगे ऑब्जेक्टिव से सारे नर्वस कोऑर्डिनेशन से लिखे हैं। देखें, अपने ऊपर वालों की बहुत नाराजगी है। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट वाली आपको पता है बहुत एजुकेशन के मामले में बहुत नाराजगी दिखाती है। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी होना ही है, ये आपके एडमिशन लिस्ट हो जाएंगे, वो लोग अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आएंगे, ना ही सवाल मेहनत से। मैंने जो आपको कराई है ह्यूमन नॉलेज, वही और सेल चैप्टर में कोई ऑर्गेनिक्स है क्या, सेल चैप्टर में भी कोई ऑर्गेनिक्स आएंगे। आपको बताऊं, पिछले से पिछले साल, लास्ट से लास्ट ईयर, सेल चैप्टर तो छोड़े, वो तो आया कि उन्होंने जो सेल टेक्निक से मूवियां आई थी। ठीक है, आप जरा बिल्कुल आगे देखिए।
लैब टेक्निक दी है उन्होंने, कार्बन क्रोमैटोग्राफी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया है, लास्ट ईयर आया है। क्यों? उन्होंने सेल चैप्टर दिया हुआ जो बच्चों को आना चाहिए। कोई भी चीज माइनस ना समझे, मैं तो कहूंगा आपके डायग्नोस्टिक में एनिमल्स भी करके जाएं, लेकिन पहले जो असल में वो आप करें, ठीक है। और जिस साल उन्होंने प्रैक्टिकल मेडिकल दिया था, फील्ड का बायोलॉजिकल दिया, मुझे एक बात बताएं, आपको कैसे पता फील्ड का बायोलॉजिकल दिया है? किसी एक बच्चे को नहीं पता कोरोना के अंदर भी डायवर्सिटी और मैथ्स का टॉपिक इतना मैनेज कर दिया था इंटर के अंदर। अब वो बताओ, वो सवाल देखिए कौन करेगा? आप देखें 50% बेचे है टेस्ट का, सिर्फ 3 घंटे का टेस्ट है, आप उन्हें एकदम टेस्ट ले लीजिए सर। फिलहाल आप पहले वो चैप्टर पढ़ने जाते हैं, जब उन्होंने केमिकल कंडीशन की हेडिंग डाली, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे, लेकिन आपने उसे कोई वजह नहीं समझ में आती कि केमिकल कंडीशन एक तरह से संबंधित पिछले 20 साल से संबंधित है, तो मैं नॉलेज और नहीं देते से तो कैसे मैनेज कर। और आगे एमबीबीएस में जाके आपको पढ़ना है, अभी तो हैरान होगी प्रोकैरियोट कैसे मैनेज करके जाएगा, फायदा मैनेज कर दिया, लेकिन फाइनल में मैंने इसलिए होना चाहिए कि जितने भी हेल्थ हैं टिप फॉर्मेट में सोडियम इस पे सोडियम के अंदर वायरल है, सामने बॉडी में उसमें फाइनल कौन सा है, क्लास कौन सी है, तो मुझे पता है वो भी माइनस नहीं करना चाहिए, तो एमबीबीएस का टॉपिक है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है कि ये किस कैलिबर पे वर्किंग कर रहे हैं, इसका आंखों में लड़ाई में करने की खेल बर्बाद हो जाएगी, स्टूडेंट्स का नुकसान हो। जब आप पिछले साल 8 दिसंबर का पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको 10 एमसीक्यू कम से कम 68 में से 10 एमसीक्यू आपको आउट ऑफ सिलेबस मिल रहा है, तो हमें पता है और क्या नहीं। तो पहले जो आपका सिलेबस है वो करना है, उसके बाद वो करके जाए जो कि आपका सिलेबस नहीं। सर कोई कह रहे हैं कि प्रोफेशनल एंटीलेट हो रहा है, आप उसको छोड़ रखना पड़ता है। एंटीलेट कौन सा है? बात होना है नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, जो भी एंटीलेट हो, आपको जो नॉलेज होगी तो करेंगे, नहीं एमसीक्यूज भी अगर आपको बने बनाए देंगे 10,000 20,000 एमसीक्यूज देंगे, वो पता है एमसीक्यूज में रट्टा भी उसी वक्त लगेगा जब